नमस्कार, कैपिटल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वतंत्र जैन। आज हम बात कर रहे हैं होम लोन की बढ़ती संख्या, यानी घर खरीदने वाले जो लोग हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और लॉकडाउन के दौरान सबसे खास बात है कि लॉकडाउन के दौरान यानी कोविड की जो संकट है, उस दौरान ये संख्या में कमी होने के बजाय बढ़ोतरी देखी गई है। कैसा ऐसा क्या हुआ है कि इस दौरान लोगों ने अपना घर का सपना पूरा किया? कैसे पूरा किया? क्या क्या इन दोनों होम लोन इंटरेस्ट है? क्या लोगों को घर खरीदने का सपना उन्होंने जस्टिफाइड होना चाहिए इस समय, या फिर लोगों को रेंट पे रहना बेहतर है? क्या उनका डिसीजन होना चाहिए? कैसे वो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करें? और कैसे, अगर वो चाहते हैं कि उनको बेहतर इंटरेस्ट रेट मिले, किस बैंक में मिल सकती है? कैसे ट्रांसफर करें? कैसे अपना अगर उन्हें एडवांस में जमा करना है होम लोन को, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में काफ़ी सक्षम पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ बैंकिंग इंडस्ट्री से लेके रियल एस्टेट और फाइनेंशियल प्लानर हैं। हमारे साथ हैं जी आर सोनी जी, जो कि पीएनबी के एक्स डीजीएम हैं और अभी हाल में आप सेवानिवृत्त हुए हैं। लंबा अनुभव आपके साथ है, 35 साल 40 साल के करीब अनुभव है। हमारे साथ हैं ललित कुमार अदलेखा जी, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में चीफ मैनेजर हैं और आप मॉर्गेज सेक्शन में देखते हैं। हमारे साथ हैं विकास अग्रवाल जी, जो कि फाइनेंशियल प्लानर हैं। हमारे साथ हैं विवेक चतुर्वेदी जी, जो कि एमडी हैं ब्राक ग्रुप से। लंबा अनुभव आपका आपका है। हमारे साथ हैं राजदीप सोनी जी, जो कि चीफ मैनेजर हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। आप होम लोन सेगमेंट को देखते हैं, जोनल ऑफिस में बैठते हैं। आप सभी लोगों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा जी आर सोनी जी। सर, होम लोन में पिछले दिनों लॉकडाउन में आप तो उस समय सर्विस में भी थे, क्यों इतनी बढ़ोतरी देखी गई है? क्या हुआ है ऐसा कि लोगों ने इन दिनों होम लोन घटने के बजाय बढ़े हैं? क्या पीएनबी में ऐसा हुआ है क्या, या फिर कुछ अलग बैंकों में हुआ है? ये स्वतंत्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये डेटा भी बताते हैं कि होम लोन का जो काफी अभी लॉकडाउन के दौरान काफी इंक्रीज हुआ है, उसके पीछे दो कारण है। फाइनेंशियल रीजन है, दूसरा जो है साइकोलॉजिकल रीजंस भी है। फर्स्ट फाइनेंशियल रीजंस में मेरा ये मानना है कि जो प्रेजेंटली जो टैक्स स्लैब का जो स्ट्रक्चर है, उस टैक्स स्लैब में केवल केवल मात्र हमारे पास में एक बहुत बड़ी जो अमाउंट है उसका टैक्स का रिबेट है, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का। वो एक ऑप्शन हमारे पास में बचा हुआ है, सभी किसी भी इन्वेस्टर के पास में है। बाकी रिमेनिंग जो इन्वेस्टर के पास में टैक्स स्लैब का काफी कम अपॉर्चुनिटी रह गई है। दूसरा क्या है कि अभी जो मैंने बताया था कि साइकोलॉजिकल जो रीजन है, उसके पीछे ये कारण है कि इसमें जो ना इसी दौरान में ओनरशिप कल्चर डेवलप हुई है, माइंड से थोड़ा चेंज हुआ है इन्वेस्टर्स का भी और कस्टमर्स का भी। सभी ये चाहते हैं कि दे शुड हैव देयर ओन हाउस बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। तीसरा पॉइंट ये भी है इसमें कि अभी जो वर्तमान में जो लॉकडाउन हुआ उसमें जो वर्क फ्रॉम होम को एक तरह से काफी उनको किया गया है। तो जो भी जितनी भी आईटी कंपनीज है या दूसरी कंपनीज भी है, उन्होंने सभी ने यही काम किया है कि वर्क फ्रॉम होम। उस वर्क फ्रॉम होम कल्चर के कारण से भी ये देखा गया है कि सभी ने ये देखा कि सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको देखा गया कि इसमें वर्क फ्रॉम होम रहेगा तो हमारा खुद का एक ओन हाउस रहना चाहिए, जिससे कि जो है वो आराम से उसमें काम कर सके और किसी प्रकार की इमरजेंसी में और सेफ भी रहे। तीसरा ये है कि इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर भी का भी जो फाइनेंशियल जो रीजन बताया, उसमें वन ऑफ द रीजन इज ऑल्सो दैट इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। आज से 3-4 साल पहले हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था 9 और 10% होता था। नो, इट हैज कम डाउन टू जो करीब करीब सभी बैंकों का जो इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर है, दैट इज मीन रेंजिंग फ्रॉम 6.65 टू 7.5 लाइक दैट। तो ये काफी रिड्यूस्ड हो गया। इसलिए जो ईएमआई जो पहले 1000 के आसपास 900 के आसपास आती थी, अभी 665 से लेके और 750 के बीच में सिमट गई है। तो इसी कारण से भी काफी लोगों का जो इस बारे में ये हुआ। नेक्स्ट जो पॉइंट जो मैंने ये देखा है, काफी हमारे यहाँ पूरा जोन हम देखते थे, तो रूरल जो सोसाइटीज है, रूरल के गांव के लोग हैं, उनमें भी एक कल्चर डेवलप हुआ है कि शहर में जाके और अपना हाउस लोन लेके और अपना खुद का मकान हो, जिससे कि बच्चों की एजुकेशन के लिए आगे उनको फायदा मिलेगा। और साथ में सपोर्टेड बाय द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जो बैंक गवर्नमेंट की स्कीम आई है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ दैट। तो इस कारण से जितने भी ये जो ना दो रीजन जो मैंने बताया है, फिनेंशियल रीजन और साइकोलॉजिकल और सोशल रीजन, तो इस कारण से जो है हाउसिंग लोन का जो अभी मैंने देखा इसका डेटा भी देखा कि 10 पॉइंट जो दिसंबर टू दिसंबर में देखा जाए 19 और 20 के अंदर 10.4% जो पोर्टफोलियो का आउटस्टैंडिंग में इंक्रीज हुआ है। वाई टू वाई ग्रोथ हुआ है, 9.6% वाई टू वाई ग्रोथ हुई है हाउसिंग लोन के अंदर। तो ये उसका एक कारण रहा है। तो इसमें मेन जो बातें हैं जो आपको मैंने बताई वही है।
ये आपने जो डाटा बताया वो पीएनबी बैंक का है या ओवरऑल इंडस्ट्री का? इससे मैं जो बात कर रहा हूँ वो पीएनबी बैंक की बात नहीं कर रहा अभी। जो डाटा बता रहा हूँ वो है इंडस्ट्री वाइज। जो टोटल पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग था वो 2000 दिसंबर 2020 के अंदर जो पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग था 22.36 लाख करोड़ का जो है इसमें था पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री जितने भी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर ऑल बैंक्स का। दिसंबर 19 के अंदर जो था वो था 20.3 लाख करोड़ का। दैट हैज इंक्रीज टू 20.36 लाख करोड़ का इंक्रीज हुआ। दैट इज द ग्रोथ ऑफ 9.6%। जबकि 18-19 के अंदर उसमें भी और अगर पीएनबी की बात करें तो पीएनबी में कितनी ग्रोथ रही है होम लोन सेगमेंट में सर? हम पीएनबी के सेगमेंट की बात करें तो पीएनबी में होम लोन की सेगमेंट की जो है 4 to 5% की ग्रोथ रही है, रादर देन ज्यादा भी रही है। बट एक्चुअली आई कैन नॉट से बिकॉज ये जो मैं हमारे परविश से बात है बाहर की बात है, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस कि कितना ग्रोथ रही हाउसिंग लोन की एज ए कॉर्पोरेट लेवल पे कितना रही है। बट जो हमारे यहाँ पे जोन वाइज बात करें कि हमारी जो ग्रोथ रही है वो 9 to 10% ग्रोथ रही है, जिसमें कि बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण डाटा आपने बताया, बहुत महत्वपूर्ण कारण बताया, विस्तार से अपने अनुभव का पूरा उपयोग करते हुए आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी। ललित जी, मैं जानना चाह रहा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में होम लोन किस तरह से बढ़ा है? चूंकि बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेट बैंकर भी है तो आपके पास शायद स्टेट की डाटा भी हो, तो किस तरह से ग्रोथ रही है और क्या आपको लगता है क्या कारण रहे हैं? ये ग्रोथ पिछले साल की तुलना में अधिक रही है या कम रही है? सर पहले तो भी मैं सोनी जी की बात से एग्री करता हूँ। सोनी जी ने काफी डाटा मतलब जो बताया ठीक है, परंतु सर अभी जो ग्रोथ बता रहे हैं आप ना, पिछले साल की अपेक्षा इस साल ग्रोथ कम रही है मतलब हाउसिंग लोन में। बेसिकली कारण क्या रहा है, पिछली बार जो ग्रोथ थी वो 17 से 18% रही है और इस बार जो ग्रोथ है वो 9% पे आई है एज ए कोविड सिनेरियो। पहले इसमें अंदर जो बिजनेस क्लास थे और जो इन्वेस्टर थे वो एक तरह से मार्केट से गायब हो गए। और अभी जो जो रेडी टू मूव या नीडी पर्सन है वो ही लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। और जैसे अभी सोनी जी ने कहा कि सबसे बड़ा कारण आप पूरे भारत की बात कर रहे हैं या राज्य की बात कर रहे हैं सर? मैं सर इंडिया की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, हाँ, तो अभी जो अपने जो बेस बात कर रहे हैं 2019-20 में जो घर बिके और 2020-21 में जो घर बिके वो 2019 में 17%। हाँ सर, पिछली बार जो ग्रोथ थी वो 17 to 18% ग्रोथ थी और इस बार 9% ग्रोथ हुई है हाउसिंग लोन में उसके लिए। पर तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, पर तो इस बार जो ग्रोथ हुई है वो नीडी पर्सन ने लिया है, जिसको नीड था और जिसको अपना घर चाहिए था। पहले जो ग्रोथ हुई थी सारे इन्वेस्टर थे, जो कई इन्वेस्टरों ने अपना मतलब या इन्वेस्ट कर लिया या अपना लेके उन्होंने रख लिया था कि आगे फ्यूचर के लिए कि हम इसको हाई लेवल पे बेचेंगे या उसको इन्वेस्ट करने की पर्पज से। सर दूसरा अभी जो सर इन्होंने बोला कि हम जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर आज की तारीख में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है सर, और इसकी ईएमआई भी बहुत नियर पोजीशन है। तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा कि सर इस कोविड सिनेरियो को देखते हुए कि सैलरी पर्सन की सैलरी कम नहीं हुई, सैलरी पर्सन की सैलरी वही रही है। बहुत मतलब कम रेयर चांसेस हैं जो मतलब उनकी सैलरी कम हुई है। जैसे बिल्कुल ही मतलब कहना चाहिए जो छोटा सेगमेंट था या प्राइवेट सेक्टर जो सेगमेंट थे जहां पे उनकी जाके सैलरी मतलब वो अगर उसमें अपन सैलरी क्लास को माने तो 10 से 20% सैलरी कम हुई है, 80% आज भी सैलरी वही की वही थी या इंक्रीज ही हुई है। एक ये भी कारण था कि जो मतलब हाउसिंग लोन में जाने का। तीसरा सर जो बिल्डर्स ने इन्होंने काफी कंसेशनल रेट पे अपनी जो पहले आप देखिए फ्लैट्स के रेट पे उन्होंने काफी डिस्काउंट रेट पे भी लेके आए। और उसके बाद चौथा कारण ये रहा कि जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी रेट पे जो पीएमआई सब्सिडी थी सर उसको लेके आए, तो उसपे आज आपका जो सब्सिडी थी 2,65,000 से लेके 1 लाख से लेके 2,65,000 तक सब्सिडी मतलब एक नॉर्मल क्लास के एम्प्लॉय दिया। उसके अंदर काफी रिलेक्शन इनकम क्लास को उसमें शामिल किया गया। और तीसरा सबसे कम कारण रहा सर गवर्नमेंट ने स्टाम्प ड्यूटी, अभी एज ए कोविड सिनेरियो को देखते जाए तो हर स्टेट ने अपनी स्टाम्प ड्यूटी को काफी कम किया है। एक ये भी कारण था कि सर जो नीडी पर्सन ने मतलब जो मकान या जो लोन लिए वो लिए हैं, तो इस बार इन्वेस्टमेंट ना होके नीडी पर्सन ने ही मकान लिए हैं और वो मतलब यूज भी आया सर। अच्छा, अभी क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में सर? सर बैंक ऑफ बड़ौदा में 6.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है अभी आज की तारीख में सर। 6.5 जो आपका 6.75 सर, जो न्यू कमर है। यस सर।
ओके, हमारे और साथ न्यू या ओल्ड सबके लिए 6.75 भी है, उसको अब आज का रेटिंग से लिंक कर दिया है तो वो 6.75 भी आता है उसका ना। अच्छा, हमारे साथ राजीव पांडे जी हैं। राजीव जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सर, जी सर। राजीव जी, आपके यहाँ क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है अभी? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 6.80 से स्टार्ट होता है। 6.80 हाउसिंग लोन का हमारा रेट है। और 1 ईयर हम ईएमआई उसको कैलकुलेट कर 1 लाख में हम ईएमआई कैलकुलेट करते हैं तो वो 652 आती है सर। ओके, आपके यहाँ कितनी ग्रोथ रही सर पिछले दिनों? अगर कोविड के दौरान बात करें तो, कोविड के पहले बात करें तो कुछ आपका डाटा है क्या आपके पास? जी सर। सर इससे रिगार्डिंग मैं कुछ सबमिशन इस तरह से देना चाहूंगा कि जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है उसका पोर्टफोलियो रिटेल सेगमेंट का हमारा करीब करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का है। उसमें से ऑलमोस्ट 53% हमारा जो पोर्टफोलियो हाउसिंग लोन का है। तो ये फिगर्स कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि हाउसिंग लोन में ग्रोथ रही है। सोनी सर ने बताया, बैंक ऑफ बड़ौदा से सर थे, उन्होंने भी बताया कि हाउसिंग लोन में ग्रोथ रही है, लेकिन वो ग्रोथ किस तरह से रही है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी। अभी एंड यूजर्स है मार्केट में, इन्वेस्टर्स कम है। उसके वेरियस रीजन सर ने बताया कि स्टैम्प ड्यूटी का एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्डर्स ने भी अपना एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो सब्सिडी आती है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सर, क्योंकि 2,67,000 रुपए एक मिडिल क्लास के लिए, एक सैलरीड पर्सन के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ये बनी हुई है कि लॉकडाउन रहा, मार्केट में मंदी है, इसलिए मकान सस्ते हैं। चाहे से उस मकानों की कीमत सेम रही हो, लेकिन साइकोलॉजी ये है कि मकान सस्ते हुए हम खरीद ले, ये मौका वापस नहीं आएगा। तो इसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मकानों को खरीदने के लिए और उसकी जो भी ग्रोथ आई है उसके लिए। अभी व्यक्ति चाहता है कि अगर इस मौके को मैंने खो दिया तो हो सकता है बाद में रेट बढ़ जाएगी। आपने भी बताया कि हालांकि रेट में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन साइकोलॉजी जो बनी हुई है वो भी आदमी का अभी प्रेजेंट में वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो वेरियस फैक्टर्स हैं। बैंकों ने कम रेट पे आपको हाउसिंग लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रखी है, तो व्यक्ति के मन में आता है कि चलो अभी रेट भी कम है। साइकोलॉजी इस तरह की मकान की जो कीमतें हैं, जमीन की कीमतें, वो भी स्टेबल है। अगर राजस्थान की बात करूं तो कितने परसेंट ग्रोथ कितने परसेंट रही है आपका, आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कितना? ग्रोथ 10% के लगभग रही है। 10% अच्छा, और उसके पहले साल में कितनी थी? और सर ग्रोथ हमने पिछले साल से इस साल में जो ग्रोथ में अंतर आया है, थोड़ा ही अंतर है, लेकिन हमने तरक्की की है। पिछले साल से इस साल में हमने तरक्की की है। मैं अदर दो फैक्टर्स को भी सर डिस्कस करना चाहूंगा। राजस्थान के अगर बात करें तो यहाँ पे राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और जेडीए दोनों ने भी काफी अग्रेसिव मार्केटिंग की है। आपने कई बार हमने पत्रिका में भी पढ़ा है कि उनके एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं कि हम ऑक्शंस दे रहे हैं, बुधवार नीलामी प्रोग्राम आ रहा है उनका। तो ये भी कई रीजंस रहे हैं। जो हाउसिंग के लिए जो कस्टमर्स थे, जो मकान खरीदने के इच्छुक थे, उन लोगों के लिए ये एक मौका रहा कि चलो हमें मकान मिल रहा है, हाउसिंग बोर्ड का मकान मिल रहा है, किसी तरह की उसमें प्रॉब्लम नहीं है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अदर बैंक्स हैं जो हाउसिंग लोन दे रहे हैं, काफी चीपर रेट्स पे लोन दे रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स रहे हैं जो हाउसिंग लोन की ग्रोथ को आगे ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ ब्राग ग्रुप से जुड़े हुए हैं विवेक चतुर्वेदी। विवेक जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी हाँ, जी हाँ। अब विवेक जी, मैं ये कह रहा था कि ईयर टू ईयर बेसिस में आपके यहाँ इंडस्ट्री, ओवरऑल इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ रही, आपकी पर्टिकुलर ग्रुप ब्राग ग्रुप की कितनी ग्रोथ रही, और आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन के दौरान ग्रोथ कैसे हासिल हुई, किन कारणों से, कौन सा सेगमेंट है? नीडी, जैसे बात चल रही है कि नीडी ग्रुप रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर रहा है, निवेशक बाहर हैं, क्या ये सब फैक्टर आप भी इनको मोहर लगाएंगे अपनी? देखिए सर, सब ग्रोथ तो है ना, जैसे देखा जाए ना तो अभी ओवरऑल देखा जाए तो इस बीच में अच्छा बातचीत ये रही है कि लोगों के अंदर जो सेंटिमेंट्स है ना अपने घर वाले, वो तो डेवलप हो चुके, बहुत अच्छे लेवल पे हुए हैं। क्योंकि कोविड ने मतलब जो एकल परिवार जो था ना, उसके लिए एक नई चीज ये रही है कि भाई आप है ना तुरंत घर खरीदो। और दूसरा सेगमेंट ये था, मामला था कि आपने बैंकों की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कम थी, उसके कारण इसकी तरफ और रुझान आया। और आने वाले समय के अंदर जो चीज चल रही थी, चाहे वो तीसरी लहर मान लो, चाहे दूसरी लहर मान लो, ये सब तो लहरें अब पता नहीं कितने चलेंगी। पर हाँ, ये जरूर है कि जो ओवरऑल जो मतलब जो हमारे जो कस्टमर्स हैं, उनके अंदर पॉजिटिव ये है कि वो अपना घर खरीदना चाह रहे हैं।
और अभी अभी क्या था, जो पास्ट में जो गया था ना, जो स्टॉक बचा हुआ था मार्केट के अंदर, वो लगभग लगभग खत्म वाली स्थिति में आ चुका है। और अब जो नए जो आ रहे हैं वो क्या है, रेट्स में थोड़ा सा हाई हो गई है, रेट्स 35% प्लस हो गई है, क्योंकि ओवरऑल सारा का सारा डीजल और ये बढ़ने से काफी चीज का इम्पैक्ट पड़ा है हर चीज पर। तो आने वाले समय में, क्योंकि अब है ना जो ग्रोथ अब आएगी, क्योंकि हर आदमी है ना अपने घर की तरफ जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों के कम होने के कारण से सबसे बड़ा कारण यही है कि किराए से सस्ता उसको अपना ये पड़ रहा है कि अपना घर मिल जाए। आने वाला समय काफी अच्छा है इसके लिए। अच्छा, आने वाला समय अच्छा है, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री की बात करें रियल एस्टेट और राजस्थान में, तो कितने % ग्रोथ रही है सर बाई 20-21 में, और 19-20 में कितनी थी? कुछ परसेंटेज अगर हमें बता सकें आंकड़े। देखिए अभी ना, मैं जहां तक मेरा ख्याल है ना, वो 10 से 12% के ऊपर नहीं है। अच्छा, और पिछले साल कितनी थी 19-20 में? पिछली बार है ना थोड़ा सा कम हो गई थी इसकी। ओके, आपका कहना है कि पिछले साल से बेहतर है ग्रोथ? पिछले साल से बेहतर है, और आने वाला समय और बेहतर पे जाएगा। आने वाले समय और बेहतर पर जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ विकास अग्रवाल जी हैं, फाइनेंशियल प्लानर। विकास जी, हमने एक तो खास बात देखी कि यहाँ लोगों ने नीडी रूप में, जो नीडी थे, एक उन लोगों ने घर खरीदे हैं, जो एंड यूजर थे उन लोगों ने घर खरीदे हैं, निवेशक दूर हुए हैं, और एक साइकोलॉजिकल माहौल, जैसा कि बता रहे हैं, बना है कि अपना घर होना चाहिए, ये डेवलप हुआ है। तो इस दिशा में फाइनेंशियल प्लानिंग के रूप में आप क्या कहेंगे लोगों को? क्या उन्होंने अपनी तुरंत नीड को देखते हुए घर खरीद लेना चाहिए, या फिर कुछ और विकल्प उनको तलाशना चाहिए रेंट के रूप में, या फिर ये रेंट एक विकल्प बचता है और भी कुछ विकल्प हैं, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, मेरा ये मानना है जैन साहब कि अगर आपके पास में ईएमआई पेइंग कैपेसिटी है, तो अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का सिनेरियो है उसमें अपने घर का डिसीजन बिल्कुल ले लेना चाहिए, बहुत अच्छा समय है। लेकिन अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। अब जैसे मान लीजिए बहुत लोगों के पास में एक घर है, पर वो एक सेकंड घर का भी प्लान कर लेते हैं। ईएमआई की कैपेसिटी अगर उतनी नहीं है तो वो सब डिसीजन नहीं लेने चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास में अपना घर नहीं है और कोई पहले घर का अगर प्लान कर रहा है और ईएमआई उनकी पेइंग कैपेसिटी बिल्कुल ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है अभी लोन लेने का। अपना और घर कब आपको नहीं लेना चाहिए? जैसे बताया कि लोग नीडी रूप में, नीड के वशीभूत होके, यानी अभी आवश्यकता है तुरंत ले लो, क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। कई बार कोविड के कारण मकान मालिक भी कभी कभी दिक्कत करते हैं। इस तरह की परेशानियों के कारण लोग अपनी हड़बड़ी में डिसीजन ले लेते हैं घर खरीदने का। कब उन्हें इसका लालच रोकना चाहिए कि घर खरीदने के बजाय रेंट सस्ता पड़ेगा, ये डिसीजन कैसे लिया है? इसके कुछ फार्मूला, उसका कुछ तर्क है आपके पास? जैन साहब देखिए, ये सब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर किसी भी आदमी की इनकम का 40% कोई अपनी ईएमआई अगर बना लेता है या उससे ज़्यादा ईएमआई बना लेता है, तो उनकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है। मान लीजिए कि कोई अगर 50 लाख रुपए का घर लेना चाहता है, तो आज के दिन इंडिया के अंदर जो रेंटल यील्ड है करीब रेजिडेंशियल में वो 3% है। मतलब कि अगर आप 50 लाख रुपए का घर का कोई प्लान कर रहे हैं और उसी घर को आप किराए पे लेना चाहते हैं, तो करीब 12-12.5 रुपए में वो घर आपको किराए पे मिल जाता है। और उसी की अगर आप ईएमआई बनवाते हैं तो करीब 35-40 हज़ार रुपये की ईएमआई आती है। अब बात, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किराए पे ही रहना चाहिए, अपना घर नहीं लेना चाहिए। बात इतनी है कि अगर आपकी इनकम उतनी नहीं है तो फिर आपको किराए पे रहना भी एक रैशनल डिसीजन है। अच्छा, तो आपका कहना है कि किराए का घर, लेकिन जो परेशानियां होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप फाइनेंशियल प्लानर की तरह बात कर रहे हैं, तो जो घर खरीदते हैं उसकी कीमत बढ़ती है, उसकी अप्रिसिएशन होता है। एक वो भी पॉइंट होता है कि आपकी कीमत बढ़ गई है घर की, आपने, और किराए में आपका पूरी तरह से पैसा बेकार जाता है। अल्टीमेटली आपको उस घर से छोड़ना है, वो पैसा आपका एक तरह से निवेश में श्रेणी में नहीं आता कतई। तो क्यों क्यों ना, अगर थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है घर, किराए से थोड़ा महंगा पड़ रहा है, तो अपना घर तो हो जाएगा, एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट रहेगा, दूसरी बात आपका निवेश भी हो रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं सोचना चाहिए? नहीं, मैं आपकी बात से 100% फेवर करता हूँ कि अपना घर होना चाहिए, घर लेना भी चाहिए। मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि अगर किसी की ईएमआई पेइंग कैपेसिटी है तो घर लेना चाहिए। बट मेरा मतलब ये है कि ज़बरदस्ती नहीं लेना चाहिए। ज़बरदस्ती से मेरा मतलब ये है कि आप ईएमआई को पे इजीली नहीं कर सकते हैं, आपकी जॉब भी स्टेबल नहीं है, और फिर आप इस टाइप का डिसीजन ले लेते हैं, आपके पास में फाइनेंशियल वेल्थ भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत अगर आपके पास में बैकअप है, डाउन पेमेंट अगर आप प्रॉपर्ली कर सकते हैं, तो फिर आपको घर लेने का प्लान बिल्कुल कर लेना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम स्टेबल नहीं रहने वाली है, तो फिर इस टाइप की ईएमआई से आपको फ्यूचर में कैश फ्लो में दिक्कत आएगी, तो वो हो सकता है कि आपको गलत डिसीजन भी लेना पड़े। लेकिन वो तो किराया तो देना ही पड़ रहा है ना, किराए में भी दिक्कत आ सकती है देने में फिर तो। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन
किराए का जो आउटफ्लो है और जो ईएमआई का जो आउटफ्लो है, दोनों के अमाउंट में बहुत बड़ा वेरिएशन है, वो छोटा वेरिएशन नहीं होता है वो। जैसे मैंने आपको 50 लाख के घर का जो एग्जांपल दिया कि कितना आज के दिन परसेंट अगर मान लीजिए अगर आप 10,000 किराया दे रहे हैं तो कितना परसेंट तक आपको, मतलब 10,000 से आप 15,000 तक जा सकते हैं ईएमआई के लिए, एडवाइजेबल है? नहीं 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 नहीं, इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी कि अगर आप 10,000 का एग्जांपल ले रहे हैं तो मान के चलिए कि उस घर की कीमत मेरे हिसाब से करीब 40 लाख होगी, क्योंकि अपने यहाँ पे मतलब हिंदुस्तान में 2.5 से 3% रेजिडेंशियल की यील्ड है मतलब उसका किराया है। 50 लाख की प्रॉपर्टी का जो करीब रेंट है वो करीब 12-13 हजार रुपये होता है, लेकिन 50 लाख की रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसकी जो ईएमआई, अगर आप 40 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो कम से कम 32-35 हजार रुपए की ईएमआई आती है आपकी। तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों इक्वल हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो कोई भी आदमी उसको फिर ईएमआई के ऊपर खरीदना ही चाहेगा ना, क्यों कोई किराए पे रहना चाहेगा। तो हो सकता है कि डिफरेंस छोटा थोड़ा घर बहुत नहीं लेना है। पसंद करें, अरे आपका क्यों नहीं, आप घर चाहिए तो छोटा घर खरीद लें। आप अगर अभी आप 3 BHK में रहते हैं तो आप तो 2 BHK में चले जाएं, लेकिन अपना घर तो हो जाए, इस तरह से लोग सोचते हैं ना। हाँ बिल्कुल, अगर इस तरीके से सोचते हैं और आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, तो वो गलत डिसीजन नहीं है। तो आप मतलब अगर आप 10,000 ईएमआई दे रहे हैं तो 15,000, अगर आप 10,000 किराया दे रहे हैं तो 15,000 ईएमआई देना चाहिए, ये आप सलाह देंगे? हाँ, अगर आपकी ईएमआई और किराए में ज्यादा फर्क नहीं है, या फिर आप इसको इस तरीके से समझिए कि ईएमआई अगर आपकी 4 गुना भी है और आप पे कर सकते हैं तो वो गलत नहीं है। मतलब मैं ओके। इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूं कि आपको अपना घर नहीं लेना चाहिए। मेरा मतलब सिंपली इतना है कि ईएमआई जबरदस्ती नहीं बनवानी चाहिए कि हमें अपने ही घर में रहना है इसलिए हम अपना घर ले रहे हैं, मतलब ईएमआई बनवा रहे हैं बहुत हैवी जिसे हम फ्यूचर में पे नहीं कर सकते या फिर इनकम स्टेबल नहीं होगी। तो अगर किसी को अपने बैंक से ट्रांसफर करना है अपना लोन, तो क्या प्रक्रिया होती है? सोनी सर, कई बार लोगों में देखा जाता है, उन्हें लगता है कि उनका बैंक उनसे ज्यादा चार्ज कर रहा है, यस जबकि जबकि वो जो नया उनको जो ग्राहक आता है उनको कम देते हैं इंटरेस्ट रेट। ऐसा होता है क्या बैंक में कि आपको जो पहले से चले आ रहे हैं ग्राहक उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट लिया जाता है, जो नए होते हैं उनको कम दिया जाता है? तो ट्रांसफर करना समझदारी का डिसीजन होता है या उसी बैंक में रहना चाहिए? ऐसा है जैन साहब, इसमें क्या है कि जो पहले ये डिपेंड करता है कि आपने किसी कस्टमर ने लोन कब रेज किया है। यदि मान लो कि 6-7 साल पहले लोन रेज किया है, लिया है, उसको अवेल किया है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो स्ट्रक्चर था निश्चित रूप से ज्यादा था। उस टाइम 9 और 10% तक भी था। और मोर ओवर यदि आपको प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में या किसी एनबीएफसी से आपने फाइनेंस ले रखा है, उनकी वायबिलिटी और मैक्सिमम आज के टाइम में जो ना मैक्सिमम पोर्टफोलियो एक तरह से ब्रेड एंड बटर मोस्ट ऑफ द बैंक्स की वो ये है कि हाउसिंग लोन रिटेल सेगमेंट के अंदर। तो उसमें यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर में और आज के प्रेजेंट सीनियर में जब बात करें, सभी बैंकर्स ने बताया कि 7 to 8%, मतलब ये तो हो गया 6.65 to 7.5% रेंज में सारा बैंकिंग अभी हाउसिंग लोन का इंडस्ट्री चल रही है। तो यदि मान लो 10% दे रहा है, किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक से लिया है, किसी एनबीएफसी से लिया है, तो ये तो बिल्कुल ही वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लानिंग प्रोड्यूस इमीडिएट इसको टेक ओवर कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको तो ईएमआई का आज की डेट की ईएमआई में बहुत है, क्योंकि सिंस इसका जो रीपेमेंट शेड्यूल का जो साइकिल है वो लंबा होता है, लॉन्ग पीरियड होता है। नहीं तो वो उसी बैंक में नहीं हो सकता क्या? आप क्यों आप दूसरे बैंक में जाएं? क्यों नहीं उसी बैंक से कहें कि हमारे आप एडजस्ट करिए? यदि किसी बैंक में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने बताया ना, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तो ऑप्शन है, यदि आपने फिक्स ऑप्शन ले रखा है या फ्लोटिंग ऑप्शन ले रखा है, ये भी डिपेंड करता है कि आपने फ्लोटिंग ले रखा है तो निश्चित से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो गया। लेकिन सभी बैंकों को अभी जो स्वायत्तता दे दी है कि आपकी लैंडिंग रेट्स को जो आप खुद डिसाइड करेंगे, हर बैंक का अलग अलग लैंडिंग रेट है, बिकॉज ऑफ द उनका कॉस्ट ऑफ फंड क्या है, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ फंड का लैंडिंग रेट को डिसाइड किया है। तो मैक्सिमम जो अभी हमारे पास में टेकओवर को कैसे जाते हैं, पीएसयू से पब्लिक सेक्टर बैंक टू पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं आ रहे, मैक्सिमम जो कैसे जाते हैं एनबीएफसी और प्राइवेट सेक्टर बैंक से, उसमें हमारे पीएनबी में या दूसरी नेशनलाइज बैंक में आने के चांसेस आते हैं। अब ये तो टेकओवर में क्या है कि दूसरा पॉइंट है, यदि टेकओवर में आप करते हैं तो कई बैंक जो है वो आपके प्रीपेमेंट चार्जेस भी लेते हैं, ठीक है, जबकि हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर सारी पब्लिक सेक्टर बैंक में किसी प्रकार का प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है। टेकओवर लेने पे, टेकओवर करने पे चार्जेस पहले होता था, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस चीज को भी अब हटा दिया है कि हाउसिंग लोन के अंदर किसी प्रकार का टेकओवर चार्जेस नहीं लिया जाएगा। तो ये है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, आपका उसी पॉइंट पर डिपेंड करेगा कि टेकओवर करवाना, किसी बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना आपका फायदे का सौदा है या नहीं है, ये पॉइंट है। नहीं, लेकिन जो पुराने ग्राहक हैं उनसे अधिक जब आप फ्लोटिंग में हैं
तो पुराने ग्राहकों का भी नए हिसाब से नए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाना चाहिए। वो तो एडजस्ट हो होता है जाता है। जो यस यस, जो फ्लोटिंग में है, जैसे मान लो कि पीएसयूज में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में फ्लोटिंग में है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना पास ऑन हो जाता है उसको। जो मैंने मेरा खुद का हाउसिंग लोन था वो 8.5% पर था, नो इट इज रिड्यूस्ड टू 7 पॉइंट समथिंग लाइक दैट, वो अपना पास हो जाता है। लेकिन जो एनबीएफसी है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, वो जो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें ऐसा नहीं होता है, वो नहीं भी करते हैं, ठीक है ना। उस कारण ऐसा क्यों नहीं करते हैं वो क्यों नहीं करते प्राइवेट वाले ऐसा? उनका जनरली उनका जो सिस्टम का रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, और ये वो फिक्स ऑप्शन को ही ज्यादा प्रीफर करते हैं, जिससे कि उनका असेट और लायबिलिटी का जो मिसमैनेजमेंट नहीं हो, इसको ध्यान में रखते एनबीएफसी जो है उसको नहीं करती उसको। नहीं, जैसे प्राइवेट बैंक में किसी का लोन पुराना चल रहा है, उसको ज्यादा चुकाना पड़ रहा है, तो वो उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि हमारे जो आपने नए ग्राहकों को आप कम पे दे रहे हैं, हमें भी उसी लेवल पे लाइए, फ्लोटिंग में हम भी हैं, फ्लोटिंग में कम दे रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ऐसा कोई फिक्स जो है थंब रूल किसी प्रकार का नहीं है। यदि मान लो ऐसा ऑप्शन जो दूसरा बैंक दे रहा है, तो निश्चित रूप से वो टेक ओवर कराने के लिए आएगा भी नहीं हमारे पास में। वही आते हैं जो कि, या फिर उनको किसी प्रकार का एनहांसमेंट की जरूरत होती है, वो कहते हैं कि मुझे ना मेरे 30 लाख का लोन ले रखा है या 50 लाख का लोन रखा है, मुझे एनहांसमेंट करना है, और किसी कारण से वो दूसरा बैंक नहीं दे पा रहा है, तो हमारे पास में या दूसरे बैंक के पास में जाएगा। तो ये एक रीजन नहीं है, उसके कई रीजन है। इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर का भी है, उसके बाद में उसका बैंक का जो टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। लोगों का पहले जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ज्यादा उनका था, अभी देखा गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लोगों का रुझान बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ सम ऑफ द हिडन चार्जेस है, दूसरे सर्विसेज है। बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या है साहब, आपका 1 पॉइंट कांटेक्ट है, ठीक है ना। यदि आपको सेविंग फंड का अकाउंट भी खोलना है तो हमारे ब्रांच के मैनेजर के पास में जाके खोलेगा। उसको लोन भी मान लो 50 लाख का है या 1 करोड़ का भी लोन है, तो वो उसी ब्रांच मैनेजर वही सैंक्शन उसको करेगा। तो 1 पॉइंट कॉन्टेक्ट होने के कारण से भी वो भी कस्टमर ये सोचता है कि मुझे सारी फैसिलिटी यहाँ मिल जाएगी, जबकि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक तो डिफरेंट है। सेविंग फंड अकाउंट खोलने वाला दूसरा वर्टिकल है, लोन देने वाला दूसरा अलग। इस ऑप्शन पर बैंक भी आ रही है, लेकिन ब्रांच का जो मैनेजर है उसके लिए 1 पॉइंट कांटेक्ट होता है, तो वो उसको एक तरह से कंफर्ट मिलता है, कस्टमर को कंफर्ट मिलता है कि सारी फैसिलिटी मुझे इस पर्टिकुलर एक व्यक्ति से, इस एक ब्रांच से मिल जाएगी, तो मैं उसको ज्यादा बेटर। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक और अंतर जो मैंने अनुभव किया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक भी पिछले दिनों कंज्यूमर फ्रेंडली हुए हैं, वो ज्यादा ओपन हुए हैं, और ज्यादा जो है ना रिसीवेबल हो, जिसको कहते हैं कि जो ना ओपन टू वेलकम का कल्चर डेवलप हुआ है। इस कारण भी ये तो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जब आया था, तो उसके आने के बाद में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अपने आप को इक्विप्ड किया, अप स्किल भी किया, और उसकी जो मार्केटिंग की, जो पहले हमारे पास में मार्केटिंग के किसी प्रकार के ऑफिसर्स नहीं होते, अब नंबर ऑफ मार्केटिंग ऑफिसर्स वी पीपल आर डिप्लॉइंग, सो दैट उनको कस्टमर फ्रेंडली भी रहे। उसकी बिल्कुल हमारे साथ ललित जी हैं। ललित जी बैंक ऑफ बड़ौदा से, आपके यहाँ कितना बैंक ऑफ अगर कोई लैंड ट्रांसफर करते हैं तो क्या प्रक्रिया है? नए आप लोगों के अभी क्या नए ग्राहक और पुराने ग्राहक में अंतर होता है इंटरेस्ट रेट में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर सर अभी इन्होंने बताया, सुनिए, उससे मैं मतलब थोड़ा एक चीज को ऐड कर रहा हूँ सर। अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, आरबीआई की गाइडलाइंस थी कि BRLLR से लिंक कर दिया इंटरेस्ट को सर। तो अभी जो भी गवर्नमेंट अपना रेट कम करेगी, बैंकों को ऑटोमेटिकली वो कम करना पड़ेगा। पहले ये चीज नहीं होती। प्राइवेट बैंकों में नहीं हो रहा, प्राइवेट बैंकों में अभी भी नहीं हो रहा सर। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, 2 मिनट। तो अभी जो BRLLR को लिंक है, अभी गवर्नमेंट से सारे जितने भी बैंक हैं उनको ऑलरेडी आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको जो कस्टमर को पहले बेनिफिट नहीं मिल पाता था, आज गवर्नमेंट ने अपना रेपो रेट कम किया, तो उसके बाद भी हम आज कस्टमर्स को पूरा बेनिफिट नहीं दे पाते थे। तो ये आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन निकाली कि नहीं, इसको एक चीज से ऐसे लिंक किया जाए जिससे ऑटोमेटिक कस्टमर को सेम डे फायदा मिले। आज जैसे रेपो रेट डाउन हुई तो उसके बाद सेम डे उसके या उस मंथ के अंदर वो सिस्टम के अंदर अपलोड हो जाए और उनको कस्टमर को बेनिफिट मिल जाए। तो वो गवर्नमेंट के जितने भी अपने जो हैं सारे बैंकों ने इनको इम्प्लीमेंट कर लिया है। और अब आने जो भी आप बता रहे हो फ्रेंडली जो हो रहे हैं प्राइवेट बैंक, फ्रेंडली नहीं, वो उनकी गाइडलाइंस है, तो उस गाइडलाइन के थ्रू वो भी उनको भी जाना है, उसी रूट पे जाना है और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनको। तो उसी लाइन पे उनको वो आ रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में उनको आना ही पड़ेगा इसमें। तो ये जो पहला है। दूसरा आप अभी बता रहे थे कि जो न्यू कस्टमर्स है सर, न्यू कस्टमर और ओल्ड कस्टमर के अंदर आप बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गया है। जो अभी BRLLR से जब कोई चीज लिंक हो गई है, तो चाहे ओल्ड हो या न्यू हो, उसको वही रेट लगनी है जो अपनी गवर्नमेंट राइट, हमारी जो राइट है। हर बैंक को एक राइट दे रखा है उन्होंने, आप इतनी अपनी रेट इंटरेस्ट रख सकते हैं। तो उस हिसाब से बैंक को अपने मार्केट के अंदर रेट डाल दिए कि भाई मेरी 6 पॉइंट, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है
उसने हमने 6.75 डाल रखी है, किसी बैंक ने 6.8 डाल रखी है, किसी ने 6.9 डाल रखी है और किसी ने 6.65 भी डाल रखी है। तो उससे आइडिया लग जाता है कस्टमर को मुझे किस बैंक में जाना है और कौन बेस्ट कस्टमर सर्विस दे रहा है। उस पर सर बड़ा डिपेंड करता है। आज कस्टमर आने जो टाइम है सर वो कस्टमर सर्विस का मेन जो डिपेंड है। और आप सिविल स्कोर पर भी डिपेंड करता है क्या है? जी सर, आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा इस पर सिविल पे भी डिपेंड करता है क्या? सर यस सर, अभी हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा ने सिविल लिंक से चालू किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने कि सिविल स्कोर आपका अगर बेस्ट है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे बेस्ट मिलेगा। अगर सिविल स्कोर आपका थोड़ा डाउन है तो आपको उस पे 0.25 पैसा एक्स्ट्रा लगेगा और डाउन है तो 0.5 पैसा एक्स्ट्रा लगेगा उसको। राजीव जी आपके यहाँ क्या सिस्टम है सर? सिविल स्कोर अब काउंट करते हैं आप सभी को एक जैसा देते हैं? क्या सिस्टम है आपके यहाँ? सर सिविल स्कोर हमेशा काउंट होता है, उसका कारण है एक सिविल स्कोर जब भी कस्टमर्स का अच्छा रहता है तो डेफिनेटली उसको एक उसका बेनिफिट पास होना चाहिए। अगर उसने किसी तरह का कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, उसने जो भी लोन्स लिया है उसका रिपेमेंट टाइम टू टाइम किया है, तो इस कारण से उसका सिविल स्कोर बढ़ा है। अगर सिविल स्कोर बढ़ा है, रिपेमेंट उसका टाइम टू टाइम है, फिर भी अगर उसको किसी का एडवांटेज नहीं मिलता है तो उसके लिए भी कस्टमर के लिए एक तरह से अनजस्टिस और एक हेल्दी प्रैक्टिस डेवलप नहीं हो पा रही है। तो इसी चीज को देखते हुए बैंकों ने क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है आपके यहाँ जो नए कस्टमर के लिए पुराने के लिए एक ही है क्या? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि पुराने कस्टमर्स अगर हमारे पास में अप्रोच कर रहे हैं तो उनको हम अलग से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, नए कस्टमर्स को जर्नली जस्ट। लेकिन सर कह रहे थे कि प्राइवेट बैंक्स और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो डिस्कशन चल रहा था उसमें सर मैं 2-3 पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा। यह फैक्ट है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो भी इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट है आरबीआई द्वारा दिया जाता है या फिर हमारी जो भी कॉस्टिंग्स वगैरह होती है उसका कोई बेनिफिट अगर मिलता है तो कस्टमर्स को इमीडिएट पास ऑन करते हैं। लेकिन वो प्रक्रिया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में या तो डिले कर दी जाती है या फिर उसमें समय ज्यादा ले लिया जाता है ताकि वो बेनिफिट लेट पास हो तो उनको एक उस टाइम का बेनिफिट मिलता है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ सर, टाइम्स ऑफ इकोनॉमी टाइम्स का एक सर्वे ये कहता है कि पिछले 2 सालों का अगर स्टडी करते हैं तो रेट कट का जो बेनिफिट है वो पब्लिक सेक्टर बैंक से 0.94% पास किया है, वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक ने उस बेनिफिट को पास किया है 0.54। इस चीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई पब्लिक सेक्टर बैंक आज 680 पे लोन दे रहा है और कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक मैं समझ गया जी, समझ गया 10 पैसे कम करके 670 पे लोन दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 10 पैसा जरूर इनिशियल स्टेज पे कम किया लेकिन उन्होंने ड्यूरिंग द टेन्योर 40 पैसा ज्यादा चार्ज किया जो अल्टीमेटली कस्टमर को लॉस है। तो मेरा ये कहना है कि सिविल स्कोर इंपॉर्टेंट है और उसका कस्टमर को बेनिफिट पास होता है। सिविल स्कोर अच्छा होता है तो कस्टमर्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगती है। बिल्कुल विकास फॉलो कर रहा है। विकास जी एक बार बैंक एक रणनीति अपनाते हैं, वो कहते पूछते हैं आपसे जब आप जाइए तो उनसे कहिए कि आपको टेक ओवर करवाना है या आपको इंटरेस्ट रेट आप इतना ज्यादा क्यों ले रहे हैं, कम करिए। या आप एडवांस जमा करते हैं तो वो कहते हैं आपको हम टेन्योर बढ़ा दें या आपका हम ईएमआई कम कर दें। इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं तो कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? ईएमआई घटाने का ऑप्शन चूज करना चाहिए, ईएमआई बढ़ाने का ऑप्शन चूज करना चाहिए या टेन्योर से समझौता करना चाहिए कि आपका 20 साल के लोन है 30 साल के लिए कर दिया, उसकी आपके उन्होंने ईएमआई कम कर दी? क्या ऑप्शन सही रहता है? जैन साहब देखिए इसमें एक बहुत बड़ी भ्रांति भी है अब, क्योंकि हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत अच्छी नहीं है तो लोग ये समझते हैं कि ईएमआई कम होने से उनको फायदा हो गया। ईएमआई कम होने से फायदा कुछ भी नहीं होता, बिकॉज होता क्या है कि जितना भी लोन उनका आज के दिन बचा हुआ है और अगर ईएमआई उन्होंने रिड्यूस की है तो लाइबिलिटी उनकी लॉन्ग टर्म की है। साइमल्टेनियसली अगर यही ईएमआई उन्होंने उतनी रखी और अगर वो उसको पे कर सकते हैं तो वो लोन नेक्स्ट 5 या 10 ईयर जितनी भी उनकी एक्चुअल टेन्योर बचा हुआ है उसमें वो खत्म हो जाएगा। अब इसका अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर रिप्लाई करूं तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप ईएमआई पे कर सकते हैं तो फिर रिड्यूस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हर आदमी का एक ड्रीम होता है कि वो जल्दी से डेट फ्री हो जाए, मतलब कोई किसी भी टाइप की कोई लायबिलिटी ना हो। तो ये % to % डिपेंड करता है सब कुछ। आपका मतलब है कि टेन्योर बढ़वाने की ओर नहीं जाना चाहिए? नहीं देखिए, अगर किसी को ईएमआई पे नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग है ना टेक ओवर भी इसीलिए कराते हैं कि पुराने वाले लोन को पिछले 2-3 लोनों को वो एक कर लेते हैं किसी भी नए बैंक में ट्रांसफर करा के और उनकी ईएमआई रिड्यूस हो जाती है क्योंकि उनको पे करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर कोई पे कर सकता है तो वो करे। मैं आपको इसको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने 20 साल का कोई लोन लिया, उनकी ईएमआई आ रही है 30,000 रुपए। उसी ईएमआई को केवल अगर वो 10% इंक्रीज करते हैं तो 0.25% उनका टेन्योर रिड्यूस हो जाता है। मतलब कि 30,000 की ईएमआई को अगर उन्होंने करीब 33,000 कर लिया तो 20 साल का लोन सीधे ही 15 साल पे आ जाता है। उसका रीजन ये है कि जो अमाउंट वो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो ड्रास्टिकली आपके प्रिंसिपल को रिड्यूस करता जा रहा है और 5 साल आपके टेन्योर को उसने कम कर दिया लोन की। बट ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिससे
अगर आप समझेंगे तो आपका मतलब बहुत है फर्क कि पड़ता है। ईएमआई अगर ज्यादा हो जाए तो आपको राहत मिल सकती है, जल्दी जल्दी आपको आपका जो जो टोटल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, आपको टोटल को चुकाने वाले हैं आगे जाके। हाँ बिल्कुल, इसका इसका इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए किसी ने यंग एज पे लिया, तो हायर एज पे पहुंच करके बच्चों के हायर एजुकेशन में भी पैसा काफी जाने लगेगा। उस वक्त ईएमआई उनको कितनी कंफर्टेबल होगी या नहीं होगी। तो हर आदमी चाहता है कि वो, जैसे हम चाहते हैं कि अपना घर हो सबका, तो ये भी एक लोगों का ड्रीम होता है कि लोग डेट फ्री हों, किसी भी टाइप की लोन लाइबिलिटी ना हो। तो उनके पास में अगर ईएमआई पे करने की कैपेसिटी है तो ज्यादा पे करके जल्दी फ्री हो सकते हैं। सोनी जी, आपके फिर से आना चाहूंगा, ये स्ट्रेटजी है बैंकों की, ये यस यस, अनुभव मतलब ऐसा हाँ, नहीं है कि ये मेरा परसेप्शन है, ये बैंकों की नहीं स्ट्रेटजी आप है। बिल्कुल जैन साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या होता है कि यदि मान लो कि कोई नया कस्टमर आता है, इसमें दो पॉइंट हम दो मैं इसको क्लियर करता हूँ, दो पॉइंट से। एक तो हाउसिंग लोन का सेक्टर को ध्यान में रखते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट को, नॉर्मल प्रोजेक्ट को भी देखते हैं। यदि नॉर्मल प्रोजेक्ट की बात करें तो जो प्राइवेट बैंक्स होती है वो अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ऑलरेडी जो अकाउंट होल्डर होता है किसी दूसरा बैंक का, यदि मान लो पब्लिक सेक्टर बैंक किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है, उसको फाइनेंस करने के बाद उसका रीपेमेंट सही चल रहा है, उसका प्रोजेक्ट का सीओडी भी हो गया है, या हाउसिंग लोन का भी उसका काम कंप्लीट हो गया है, उसको टेक ओवर करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, बिकॉज ऑफ उनकी जो रिस्क जो थी, जो इनिशियल स्टेज को रिस्क थी, वो मिटिगेट हो गई उसको। ठीक है ना, उसको वो जनरली वो प्राइवेट बैंक ऐसा ही करते हैं, फाइनेंस जो ऑलरेडी फाइनेंस्ड होगा उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करेंगे, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे कम दे देंगे वो। ठीक है ना, उनके पास में कुछ ऐसे सिस्टम है कि चलो ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं साथ साथ 3 मंथ्स और 4 मंथ्स और 6 मंथ्स के बाद में एक ऐसी जो कोवेनेंट डाल देते हैं, स्टिपुलेशन डाल देते हैं कि आपका जो है ये चीज मेंटेन करना पड़ेगा, ये आपका करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, अदर रेशियो वो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग सच टाइप ऑफ द फाइनेंशियल डिसिप्लिन, देन रेट ऑफ 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी चार्ज सेपरेटली एज ए पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओवरऑल हम देखेंगे तो वहीं पे आके बात आ जाती है। तो वो उसको रिस्क को कम करने के लिए प्राइवेट बैंक्स जो है इसको ऐसा करते हैं। ठीक है ना, जबकि हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हमने देखा है कि हम नए प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस करते हैं, ओल्ड प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस करते हैं। ये तो बात रही प्रोजेक्ट की, अदर देन हाउसिंग लोन की। हाउसिंग लोन में यदि देखा जाए तो वो भी क्या है कि वो निश्चित रूप से खूब अच्छे टेक ओवर करते हैं वो भी, कि उनको ये पता होता है कि ये जो कस्टमर है वो ट्रस्टेड एंड ट्रस्टेड है, उसका रीपेमेंट शेड्यूल जो लास्ट 1 ईयर का है या 2 ईयर्स का या 5 ईयर्स का, यदि राइटली उसकी रीपेमेंट शेड्यूल हो रहा है तो वो सोचते हैं कि इसमें रिस्क हमारे कम है, तो उसको अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट, हालांकि उनके ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उसको वो ट्राई करते, उनका जो टेस्ट होता है कि ऐसे अकाउंट जो अच्छे रीपेमेंट शेड्यूल वाले हो, रीपेमेंट कैपेसिटी वाले हो, रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड वाले हो, उनको टेक ओवर किया जाए। ये उनके स्ट्रेटेजी का पार्ट है ये। यस जी, तो आपको आपके क्या सलाह देंगे कि बैंक जो है ना, जैसे कई बार अपने आप बिना बताए आपका टेन्योर बढ़ा देते हैं, क्या ये बढ़ा सकते हैं? उनको अधिकार है कि वो टेन्योर आपका जो इंटरेस्ट रेट सेम रखते हुए टेन्योर बढ़ा दें, या इंटरेस्ट रेट से थोड़ा सा बढ़ा नहीं सकते। यदि किसी प्रकार का टर्म्स कंडीशन में किसी प्रकार का चेंज कोई करता है तो कस्टमर की सहमति के साथ ही होना चाहिए। जो भी गारंटर भी है, जो अपना लाज ये कहते हैं, कई बार देखिए जैसे आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किया या बढ़ाया, तो वो कहते हैं कि हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं कि या तो हम टेन्योर बढ़ाएंगे या आपका हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो वो बिना पूछे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, या वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के ऑप्शन पे जाएंगे या फिर वो टेन्योर बढ़ाने के ऑप्शन पे जाएंगे? कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? क्या आप उसके लिए पूछेंगे क्या कस्टमर से? वो ये बिना पूछे यदि किसी प्रकार की कस्टमर की जो सहमति के बिना कुछ करते हैं वो तो गलत है, निश्चित उसमें उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता। इंटरेस्ट रेट तो अपने आप बढ़ाया जाता है, इंटरेस्ट रेट तो जैसे आरबीआई बढ़ाती है अपने आप बढ़ा देते हैं, किसी से कुछ नहीं पूछते वो तो। हाँ यस यस, ये है उसमें ना, एक्चुअली क्या होता है कि एक एग्रीमेंट में हमारे यहाँ प्रोविजन होता है कि जो यदि फ्लोटिंग ऑप्शन है, यदि हाउसिंग लोन की बात करें तो जब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा वो चेंज करते रहेंगे। ये ऑप्शन तो वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या वो टेन्योर से भी समझौता कर सकते हैं? क्या सिर्फ टेन्योर का समझौता नहीं कर सकते, टेन्योर का ऐसा समझौता नहीं करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि जो करना चाहिए या कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कानून क्या कहता है? आरबीआई के नियम क्या कहते हैं? आरबीआई के नियम ये कहते हैं किसी प्रकार का टेन्योर को कोई इसमें चेंज करते हैं तो कस्टमर की सहमति से और जो गारंटर होता है उसके कंसेंट से ही वो किया जा सकता है, उसके बिना नहीं कर सकते। उसके बिना नहीं कर सकते? यस यस। ओके, तो आपका कहना है कि कहाँ, मतलब प्राइवेट बैंक से जो आप लोग लेते हैं सरकारी बैंक में, वो आप लोग किन शर्तों पे लेते हैं? बहुत आसान तरीका है या कुछ चीजें देखते हैं? क्योंकि प्राइवेट बैंक जब लोन देते हैं तो कई बार कई चीजें अनदेखी भी करते हैं, वो ज्यादा लोन देने में ज्यादा आतुर जिसको बोलते हैं ना, बहुत
डेस्परेट होते हैं लोन लेने में, वो आपके पास बार बार आएंगे और किसी भी तरह से आपका लोन सैंक्शन कर हो जाएगा। आप लोग ज्यादा जिसको बोलते हैं कि कानून कानून बगाड़ते हैं, नहीं कानून की बात नहीं है, ये ये जो कागज जो है, ये वो कागज लेके आए, ये कमी है, वो कमी है, लेकिन उनको लोन क्यों ले लेते हैं? एक्चुअली क्या हुआ कि लास्ट जो 7-8 इयर्स के अंदर क्या हुआ है कि वो जो कंप्रोमाइज करते हैं प्राइवेट बैंक्स के, वो करते हैं प्रॉपर्टी के मामले में, जबकि हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आजकल प्रॉपर्टी के टाइटल्स के मामले में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। यदि तो हम आप लोग ऐसे जो लोन है उनको ट्रांसफर कर लेते हैं क्या आप? नहीं, हम नहीं करते। हमारे यहाँ पे यही सिस्टम है कि जो भी प्रॉपर्टी हो उसके टाइटल और टाइटल क्लियर हो, सरफेसी कंप्लाइंट हो, उसी प्रॉपर्टी को करते हैं। और जो भी उसका एनईसी जो है, एनईसी में किसी प्रकार का कोई ऐसा लेक्यूना नहीं हो, उसी प्रॉपर्टी को हम करते हैं। जबकि प्राइवेट बैंक इसमें थोड़ा सा जो है मैनिपुलेशन कर लेते हैं, उनकी खुद की जो भी है सिस्टम उनका वो कर देते हैं। ज्यादा मैं उसमें कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जब से सरफेसी का जो आया है उसके बाद में जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स इसके बारे में काफी वो हो गए, विजिलेंट हो गए, जिससे कि कभी इन केस कभी कोई अकाउंट खराब हो जाए तो बैंक को किसी प्रकार का सरफेसी कंप्लायंस में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये एक पॉइंट हम ध्यान रखते हैं निश्चित रूप से। तो प्राइवेट बैंक में अगर किसी का सिविल स्कोर खराब है तब भी आप टेक ओवर ले लेंगे या नहीं लेते हैं? नहीं, सिविल स्कोर यदि हमारे पास में अलग अलग जो है ना पावर्स दी हुई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। यदि मान लो 750 का यदि सिविल स्कोर है तो हमारा जो ब्रांच मैनेजर है या स्केल 4 तक का कर लेता है। उससे यदि 750 से कम है तो एजीएम करता है, उसके बाद में डीजीएम करता है। उसके बाद में यदि मान लो ऐसा लगता है तो अलग अलग कमेटी है, उस कमेटी में यदि जस्टिफिकेशन हो, प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो, उस जस्टिफिकेशन को कंसिडर करते हुए उसको सिविल स्कोर से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बिल्कुल। राजीव जी, आपके यहाँ सबसे बेहतर जो आप इंटरेस्ट रेट देते हैं होम लोन में, वो कितने सिविल स्कोर वालों को देते हैं? सर सबसे बेहतर इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ सिविल स्कोर जो है 700 या 700 से अबाउ जिनका भी सिविल स्कोर रहता है उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे यहाँ 6.80 से चालू है। अच्छा, और आपके यहाँ कितना है बैंक ऑफ बड़ौदा में लगा जी? सर अभी जो हमारे यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है होम लोन के अंदर 750 एंड अबोव के लिए जो हम बेस्ट मानते हैं, और उसके बाद फिर नीचे 715 और देन उसके बाद डाउन है। तो क्या 750 जिसका सिविल स्कोर है उसको आप किस इंटरेस्ट रेट पे देते हैं? सर 6.75 में सर 6.75 जी जी। तो आपका इंटरेस्ट रेट तो मेरे ख्याल से इनसे अधिक है, यूनियन बैंक से। ऐसा क्यों है? नहीं, इनका तो 6.80 है ना सर, हमारा 6.75 है। 6.6 बोला इन्होंने, 6.68। अच्छा, 6.80 बोला, ओके। आपने 6.6, तो इतना अंतर क्यों है दोनों बैंकों में? सर ये बैंक टू बैंक डिफर करता है कि अपनी जो कैपेसिटी है प्लस वो कितना उनके पास मार्जिन रख के चल रहे हैं, वो दोनों डिपेंड करता है। हर बैंक के अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है ना सर, कि वो कितने मार्जिन पे रख के काम कर रहा है या कितना वो है। बैंक की शिकायत सेवाओं से अगर आप संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि बैंक आपसे कुछ इंटरेस्ट अधिक ले रहा है, आपको जो फायदा आरबीआई ने दिया है वो फायदा नहीं मिल रहा है, तो आप कहाँ शिकायत कर सकते हैं? प्राइवेट बैंक के मामले में, सरकारी बैंक के मामले में? और क्या सुनवाई होती है? क्या ये सुनवाई आपको ऑनलाइन भी आप शिकायत ऑनलाइन भी कर सकते हैं? सोनी जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या बैंक की शिकायत ऑनलाइन की जा सकती है? क्या सुनवाई होती है? कहाँ शिकायत कर सकते हैं? जैसे आजकल तो जो बड़ा ट्रांसपेरेंसी कर दी है सभी बैंकों के अंदर, ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं, अलग अलग पोर्टल्स बनाए रखे हैं और रिटर्न में भी कर सकते हैं। और आजकल तो जो ना हमारे सोशल मीडिया पे भी काफी हम लोगों बैंक्स काफी एक्टिव रहते हैं, वहां पर भी यदि किसी प्रकार का कोई ऐसा कमेंट आया है उसको भी हम उसको वापस रिवर्ट बैक करते हैं। तो शिकायत करने का जो जितना आजकल ट्रांसपेरेंट वे में और बड़ा इफेक्टिवली काम करता है। और हमारी ये टैट भी है कि किसी प्रकार की कोई भी शिकायत देती है उसको विदिन 24 आवर्स हमें उसको रिवर्ट बैक करना पड़ता है। यदि ऐसा लगता है कि उसमें टाइम लगेगा तो हम उस कस्टमर को लिखते भी हैं कि इसमें इतना टाइम लगेगा, और सो दैट उसके बाद में हम आपको पूरी डिटेल जानकारी किस प्लेटफॉर्म पे जाके शिकायत करनी होती है? बैंक की वेबसाइट पे जाना होता है या कोई आरबीआई की वेबसाइट बनी हुई है या फिर कोई फोन नंबर? बैंक की वेबसाइट भी है, उसपे भी कर सकते हैं, रिटर्न में कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और यदि मान लो हमारे बैंकों से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो सभी आरबीआई की और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, भारत सरकार की गाइडलाइंस भी है कि इंटरनल ऑम्बड्समैन भी होते हैं लास्ट में,
इंटरनल ऑम्बड्समैन के पास में, उसके पास भी लेटर भेजा जा सकता है। उसके बावजूद भी नहीं होता है तो हमारे पास में जो ऑम्बड्समैन है उसमें भी जाते हैं, उसमें हमें जाके हमें पूरी डिटेल को बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है केस टू केस। उसमें ऑम्बड्समैन में पार्टी को भी सुना जाता है और बैंक को भी सुना जाता है। तो इसमें आजकल जो काफी ट्रांसपेरेंट हो गया, इसमें कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है। और जनरली तो जो कहाँ जाके पता चलेगा कि कौन ऑम्बड्समैन है? क्या ये ऑनलाइन सर्च से मिल जाते हैं या फिर कहीं किसी वेबसाइट पर अवेलेबल है? सिस्टम क्या है कि हर ब्रांच के अंदर उसका जोनल मैनेजर का, उसका सर्किल हेड के नंबर, टेलीफोन नंबर, ये गाइडलाइंस है, जिस प्रूडेंस गाइडलाइंस है, जिसमें उसको ब्रांच को मेंशन करना पड़ता है, जोनल मैनेजर के नंबर करने पड़ते हैं। ऑम्बड्समैन का भी डिटेल और सारी डिटेल उसमें एक जो डिस्प्ले बोर्ड होता है उसमें मेंशन करना पड़ता है। और हमारी साइट में पीएनबी की, यदि आप पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी साइट में जाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल लिखा रहेगा। यदि आपकी सेवाओं से संतुष्ट नहीं हो तो ये हमारे एड्रेस है, इस पे आप जो है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के आधार पर उसको कंप्लेंट कीजिए। मेरा अनुभव ऐसा है कि बैंक काफी कुछ संवाद के लिए बहुत ज्यादा ओपन नहीं होते। मतलब आप उनको ईमेल करिए, फोन करिए, तो संवाद के लिए बहुत ओपन नहीं है, स्पेशली प्राइवेट बैंक नहीं है। हमारे साथ विकास जी हैं। विकास जी, आपका क्या अनुभव है? क्या बैंक रिस्पॉन्ड करते हैं कि उनको मेल किया जाए या उनको शिकायत की जाए तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं? क्या वो उनके नंबर इजीली अवेलेबल है कि कांटेक्ट कर सके उनसे, लोगों से ऑनलाइन अवेलेबल है क्या इन लोगों के नंबर? आपका क्या अनुभव है? आपकी आवाज म्यूट है सर। आज के सिनेरियो में बिल्कुल रिप्लाई आता है, जैसा अभी साहब ने बताया, सोनी साहब ने, कि सोशल मीडिया वगैरह भी काफ़ी एक्टिव है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहीं पे भी आप कुछ भी अगर मेल करते हैं, फ़ोन करते हैं या फिर अगर सोशल मीडिया पर डालते हैं तो बिल्कुल उसका रिप्लाई आता है। सर्विसेज पहले से बहुत अच्छी हुई हैं, बहुत बेटर हुई हैं। जी नीरज, आपका ललित जी, क्या आपके बैंकों में भी इस तरह की सिस्टम है कि आपको कहीं वेबसाइट पर दिया गया है या आरबीआई की वेबसाइट पर दिए गए हैं? ऑम्बड्समैन के नंबर कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? तो हमारे दर्शकों को कैसे समझाएंगे आपकी क्या सर्च करना होगा कि नंबर मिल जाएगा? मोबाइल नंबर मिलते हैं, लैंडलाइन नंबर मिलते हैं, ईमेल मिलते हैं, क्या मिलता है सर्च करने पे? सर आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर हर बैंक के उसमें नंबर लिखे होते हैं, और हर बैंक की खुद की साइड है, उनका खुद का बैंक का पोर्टल है। आप उस पोर्टल पे जाके आप वहां पे जाके सर्च करेंगे तो आपको वहां से चेयरमैन से लेके नीचे तक सबके नंबर मिल जाएंगे। सर उसके अंदर मेल आईडी, लैंडलाइन नंबर सब उसके अंदर इनबिल्ट होता है। आपको किस पे जिसकी कंप्लेंट करनी है आप उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। और जहां तक सर कंप्लेंट की बात है, इवन तक 24 आवर्स के अंदर कोशिश होती है कि वो सोल्यूशन हो जाए। और अगर उसके बाद नहीं हुई होती है तो फिर आप उसकी कंप्लेंट हायर अथॉरिटी के पास जाती है कि उसका सोल्यूशन क्यों नहीं हुआ, और वो आपको सेकंड या थर्ड डे के अंदर आपको सोल्यूशन करके देते हैं। और फिर भी कंप्लेंट अगर कस्टमर उस कंप्लेंट के सोल्यूशन से एग्री सेटिस्फाई नहीं होता तो वो फिर अपने बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाके कंप्लेंट कर सकता है और अपना जो भी है वो मुआवजा ले सकता है। पर तो आज तक अब वो नौबत नहीं आती है। बैंकिंग जैसे बहुत फास्ट हो गई और इमीडिएट अब कंप्लेंट की चीजें बहुत काफी हद तक कम हो गई हैं। आजकल सारे जवाब जैसे आपने मेल किया विद आवर्स में ही अब सर काम हो जाते हैं। कई बार सर कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप आजकल क्या कम्युनिकेशन गैप रह जाता है कुछ तो उसका सॉल्यूशन इमीडिएट हो जाता है। पहले क्या कम्युनिकेशन गैप बहुत लंबा चला जाता था तो वो ओम्बड्समैन तक बात पहुंच जाती थी। अब वो चीजें नहीं है सर। अब क्या बिल्कुल पार्शियलिटी होती जा रही है, बिल्कुल डे बाय डे सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि हर बैंक ने अपने पोर्टल बना दिए, और पोर्टल बनने से सर उसके अंदर सारी इमीडिएट कंप्लेंट आती है, इमीडिएट पता चल जाता है कि किस ब्रांच की कंप्लेंट है, किस शहर की कंप्लेंट है, और वो इमीडिएट सोल्यूशन हो जाता है सर। तो क्या प्राइवेट बैंक में भी यही नियम चलते हैं सोनी जी, या फिर सरकारी बैंक में ये नियम चलते हैं जो आप बता रहे हैं? गाइडलाइंस सभी बैंकों के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस सभी बैंकों के लिए समान है। ये उसमें भी उनके लिए भी एप्लीकेबल है। उनका सिस्टम में भी सेम ही उनको बैंक आरबीआई और ये एक्सपेक्ट करती है कि जो भी कंप्लेंट है उसको फास्ट स्पीड से उसको रिजॉल्व किया जाए। विकास जी, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो प्राइवेट बैंक इतना ओपन नहीं है। प्राइवेट बैंक के लिए आपको ईमेल हासिल करना भी किसी अधिकारी के, किसी जो है ना ओम्बड्समैन के, इतना आसान नहीं है। क्या आपने कभी सर्च किया है? ऐसा नहीं है पोर्टल पे। बिल्कुल सर, पोर्टल पे सब कुछ अवेलेबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा सोनी साहब कह रहे हैं। गाइडलाइन सभी के आरबीआई के लिए सेम है, और वहाँ पे पोर्टल के ऊपर सब कुछ मिल जाता है, और आरबीआई के पोर्टल पे भी सब कुछ अवेलेबल है। यस बिल्कुल अवेलेबल है सर। जी राजीव जी, आपके बैंक में क्या स्थिति है? सर आपके बैंक में यही स्थिति है कि अलग कुछ व्यवस्था है? सर जैसा कि आप सोनी सर ने भी बताया, बाकी सब ने भी बताया, विकास जी ने बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि हर बैंक को अपना एक डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर रखना है हर लोकेशन के हिसाब से, जो कस्टमर्स की शिकायतों का निपटारा करेगा।
और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इस पे बहुत अच्छे से काम किया है। हमारे यहाँ पे डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर रहते हैं जो कस्टमर्स की शिकायतों को इमीडिएटली टेकअप करते हैं। दूसरी चीज ये है कि सर टेक्नोलॉजी ने भी काफी हद तक शिकायतों को कम करवा दिया है। पहले जैसे आपने बताया कि जो कम्युनिकेशन गैप है वो एक शिकायत का बहुत बड़ा कारण रहता है। अब कम्युनिकेशन गैप नहीं है, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी तो डायरेक्टली वो कस्टमर अपने ब्रांच मैनेजर्स को मेल करता है, इमीडिएटली वो कंप्लेंट उसकी रिजोल्व हो जाती है। इन केस वो रिजोल्व नहीं होती तो बैंक के डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, रीजनल हेड, जो डीजीएम लेवल के अधिकारी, जीएम लेवल के अधिकारी वहां पे उपलब्ध है। तो बैंक के पास में वो सारा एक सिस्टम है कि जो कस्टमर्स की कंप्लेंट को इमीडिएटली टेकअप करे और इमीडिएटली उसको रिजोल्व करे, ताकि कस्टमर्स को किसी तरह की असुविधा ना हो। क्योंकि कस्टमर्स अगर हमारा हैप्पी है तो 2 रेफरेंसेस और लाएगा और हमारे लिए अच्छा बिजनेस आएगा। तो कस्टमर्स की शिकायतों का निपटारा करने के लिए बैंक में हर तरह की एक लेयर बना रखी है। जैसे सोनी सर ने बताया कि L1 लेवल है, L2 लेवल है, इसी तरह हमारे यहाँ पे भी डेजिग्नेटेड क्या सर्च करना होता है संक्षेप में, अगर हमें दो तीन कीवर्ड बता सकें कि क्या सर्च करना होगा कि आपको उस बैंक के नोडल ऑफिसर का नंबर मिल जाएगा, उस बैंक के ओम्बड्समैन या जो संबंध आदमी का नंबर मिल जाएगा, क्या सर्च करें ऑडियंस? सर बैंक की, अगर मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट की बात करूं तो वहां पे कस्टमर्स के लिए स्पेसिफिक कॉलम है, कस्टमर सेगमेंट है। कस्टमर्स उस पर क्लिक करता है और उनको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि किस तरह की वो शिकायत इमीडिएट डाल सकता है और किस जगह की शिकायत वो भी उनको बता सकते हैं। जी बिल्कुल। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमने देखा कि बैंकिंग इंडस्ट्री काफी कुछ ओपन हो रही है। संक्षेप में अगर मैं आप लोगों से जानना चाहूँ कि आपको लगता है, एंडिंग से पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट और ले लूं कि आपको ग्रोथ कितनी, होम लोन की ग्रोथ आगे जाके कितनी दिख रही है? संक्षेप में आप बता सकें आप लोग की ये आगे जाके 10% से बढ़ेगी या इससे अधिक से बढ़ेगी? सोनी जी। ये जैन साहब, जो आज के सिनेरियो में जो है हाउसिंग लोन रिटेल सेगमेंट का जो मेन वो रहा है, एंड ये एक बहुत इसका प्रिफर्ड फाइनेंसिंग का पोर्टफोलियो है। सारी बैंकें, प्राइवेट सेक्टर बैंकें भी, HDFC बैंक भी, ICICI बैंक भी काफी इसमें आगे आ रही है। उसके पीछे कारण भी ये है कि जो मैक्सिमम जो इसमें जो नंबर ऑफ वॉल्यूम जो है ज्यादा ठीक मिलता है, लेकिन उसका जो नंबर ऑफ कस्टमर्स का काफी रहता है, उसमें चांसेस, जो डेलिक्वेंसी के चांसेस है काफी रिड्यूस है, बिकॉज ऑफ एश्योर्ड सैलरीड पर्सन या दूसरे जो बिजनेस कम्युनिटी आते हैं, रिस्क फैक्टर काफी मिनिमाइज है। तो अभी जो प्रेजेंट सीनियर में फाइनेंशियल सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में ये है कि बैंकें बड़े प्रोजेक्ट को हाथ में लेने के बजाय इस टाइप के रिटेल सेगमेंट में काफी फाइनेंस कर रहे हैं। और ये एक तरह से अभी जो है सबका कप ऑफ टी, सब बैंकों का दिस इज द कप ऑफ टी की रिटेल सेगमेंट में करें। और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, रिटेल सेगमेंट के अंदर हाउसिंग लोन एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है जिसमें कि अच्छी अमाउंट जो होती है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि काफी अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए। एग्जैक्टली हम इसको नहीं बता पाएंगे कि कितना ग्रोथ को इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बात है कि दूसरे सेगमेंट में के अकॉर्डिंगली हाउसिंग लोन का जो सेगमेंट है वो हाईएस्ट ग्रोथ वाला जो है सेगमेंट है अभी रिटेल का। यस ओके। ललित जी, आपके अनुसार कितना ग्रोथ आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं संक्षेप में? बिल्कुल सर, संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी जो हाउसिंग लोन के अंदर जो अफोर्डेबल हाउसिंग है सर, इस पे मेजरली इसी पे ज्यादा फाइनेंस होगा, जैसे और बड़े जो है प्रोजेक्ट उन पे नहीं होगा। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 12 to 15% इस बार ग्रोथ आएगी सर। राजदीप जी, आपका क्या ओपिनियन है सर? डेफिनेटली हाउसिंग लोन में ग्रोथ अच्छी रहेगी, क्योंकि जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एंड यूजर्स, बैंकों की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है काफी कम है, कस्टमर्स का भी मन है कि अभी मकान बना लिया जाए, और ये जो कोविड ने जो एक सिचुएशन क्रिएट की कि खुद का मकान होना चाहिए, इन सब फैक्टर्स को देखते हुए डेफिनेटली हाउसिंग लोन में, हाउसिंग सेगमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी। और ये ग्रोथ परसेंटेज वाइज टर्म्स में कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली 10% से तो ऊपर रहने वाली है। लेकिन विकास जी, पिछले दिनों हमने देखा कि सरकार प्राइवेटाइज कर रही है जितने भी सरकारी बैंक हैं, और अभी स्टेटमेंट भी आया है हमारे वित्त सचिव का कि सरकार की नीति है कि सभी प्राइवेट बैंकों को, सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज करे। इससे लगता है कि झटका लगेगा लोगों को, लोग कम लोन लेंगे या लोग लोन लेना कम प्रेफर करेंगे? इस पर आपको लगता है इससे कुछ प्रसार पड़ेगा? सर मुझे नहीं लगता कि इससे ग्रोथ पे कोई इम्पैक्ट आएगा। और इनफैक्ट ग्रोथ भी अब 2 तरीके से हो रही है। ग्रोथ 2 तरीके से, मेरा मतलब ये है कि एक तो न्यू कस्टमर की ग्रोथ हो गई, तो जो हम 9-10% की बात कर रहे हैं या 12% की बात कर रहे हैं कि उसमें कितने कस्टमर न्यू एड ऑन हो रहे हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी ग्रोथ ये है कि पोर्टफोलियो साइज बहुत बड़ा होता जा रहा है, बिकॉज इंडिया में पर कैपिटा इनकम बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ने से सबसे बड़ा जो बैंकों को एक फायदा होने वाला है, जो मुझे लगता है, वो ये है कि लोग पहले 10-20 लाख 25 लाख के लोन लेते थे,
तो वहां पे लोग ना 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए तक के भी लोन अप्लाई करने लग गए हैं लोग। जी फिलहाल इस चर्चा में इतना हमने देखा कि प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, दोनों में जो होम लोन है वो एक बड़ा सेगमेंट है और तेजी से उभरता हुआ सेगमेंट पहले भी था, लेकिन अब जो कारण बने हैं साइकोलॉजिकल से लेकर बैंक के इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, उस कारण से तेजी से बढ़ेगा। और अब बैंक काफी कुछ ओपन भी हुए हैं आपकी शिकायत सुनने के लिए भी, आपसे संवाद के लिए भी, आपसे बातचीत के लिए भी। उम्मीद करना चाहिए कि बैंक आपकी सभी शिकायतों का समाधान जल्दी करेंगे। और आपको अगर आपको हमसे भी कुछ पूछना है या बैंकर से कुछ पूछना है तो हमें भी लिख सकते हैं। आप सभी लोग इस चर्चा में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देखते रहिए बात करिए। नमस्कार।